आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स इन मटेरियल, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल स्ट्रेसेस, एंड द थर्ड टॉपिक इज SFD and BMD, shear force diagram and bending moment diagram, and the fourth topic is deflection in beams। ठीक है, फिर हम आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें है बेंडिंग एंड shear stresses in beam and torsional shear stresses in the shaft and principal stresses and principal strain और मोर सर्कल। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर और कॉलम और प्रेशर वेसल्स। तो यदि मैं प्रेशर वेसल्स की बात करूँ तो 3 प्रेशर वेसल्स केवल गेट के लिए है, और IAS की यदि हम बात करें तो उसमें थिक प्रेशर वेसल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने समझने की थी कि हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ये सब्जेक्ट का वेटेज गेट और IAS में कितना है। और ये सब्जेक्ट गेट और IAS में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलिए तो वेटेज सॉन्ग और मशीन डिज़ाइन का यदि मैं कंबाइन वेटेज देखूं, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें कॉमन है, जैसे कि थ्योरीज ऑफ फेलियर सॉन्ग में भी यूज़ होता है और मशीन डिज़ाइन में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए हम दोनों को मिलाकर यहाँ बात कर रहे हैं। तो गेट में यदि हम बात करें तो लगभग 12 से 15 नंबर का हर साल मतलब आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यदि IAS की, तो IAS का जो प्री होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव वाला तो उसमें 60 से 70 मार्क्स का आता है, और यदि हम मेंस की बात करें तो उसमें लगभग 65 से 70 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको पूरा गेट हो या IAS हो, कुछ भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये आपको क्लियर करना में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट बुक्स को देख लेते हैं। वैसे ये टेक्स्ट बुक्स आप मतलब ये जो नोट्स और ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ वीडियो, इसको देखकर आप केवल मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कोई सी टेक्स्ट बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। पर मे बी यदि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप ये बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहला बुक्स है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, टिमोशेंको एंड गेरी का। ठीक है, ये फॉरेन ऑथर है और ये बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके जो मेंस होता है IAS का, उस IAS के मेंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स, मतलब नेक्स्ट बुक है हमारी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, पॉपो की। ठीक है, ये PHI पब्लिशर्स की है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो नारकर चरोटर पब्लिकेशन का आता है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रामारुतम। शायद ये बुक से तो सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि आप एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो RS खुरमी का बुक भी आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रामारुतम में डायरेक्ट IAS प्रॉब्लम्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बहुत सारे लोग कहीं पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल ऑफ सॉलिड्स, या मैकेनिकल ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आप मैकेनिकल ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होता है इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बुक्स हो गई और सिलेबस हो गया जो कि हम जिससे हम लगभग हमारे ये नोट्स बने हुए हैं। और इस नोट्स को बनाने के लिए मेरे पास भी यही कि ये नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं तो हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने ये मीना सर के, दिलखुश मीना सर के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दिलखुश मीना सर को। ठीक है, चलिए तो मैकेनिकल ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी या इलास्टिक बॉडीज़ भी इसको बोलते हैं। चलिए तो अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर 1 और 2 होगा, ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। ये बेसिक्स वैसे आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, पर मैकेनिक्स में इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ठीक है, और उनको वापस से हमको रिवाइज़ करना ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर ये पूरा जो चैप्टर 1 और 2 होगा वो रिवीजन ही होगा अल्टीमेटली।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस में किस तरह से कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसमें फोर्सेस में या स्ट्रेस स्ट्रेन में कैसे चेंज आता है रिजिड बॉडी में, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ग्राफ और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यदि कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो यदि हम इधर क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा है और इधर मेरा क्या है, एप्सिलॉन है, तो यदि ये लीनियरली चल रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को, इस थीटा एंगल को हम क्या बोल देते हैं कि ये एंगल ही हमारा एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम हम देते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही बात करी है कि यदि हम एक किसी इलास्टिक रीजन में सिग्मा एक्स हमारा क्या है, स्ट्रेस है, और एप्सिलॉन एक्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एप्सिलॉन एक्स हमारा क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, या इलांगेशन है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ हमेशा इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम कहीं पर भी यदि कोई एंगल लेते हैं तो वो एंगल हमको हमेशा थीटा मिलता है, और उस थीटा एंगल को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जब भी बोल देगा तो आपको जो कर्व मिलेगा, वो कर्व का स्लोप क्या होगा, ये, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर अब पहले ही बोल चुका हूँ कि स्लोप ऑफ द कर्व इज यंग्स मॉडुलस, तो इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा एक्स बाय डेल्टा सिग्मा डेल्टा एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज रिटेन देयर शेप्स इन इलास्टिक रीजन, ठीक है, मतलब वापस से वो अपना शेप क्या कर लेती हैं, वापस से अपना शेप क्या कर लेती हैं, गेन कर लेती है। मतलब हमने जैसे ही उस पर फोर्स लगाना बंद किया तो अपना स्ट्रक्चर वापस से रीगेन कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई एक्स और जेड एक्सिस कर्व यदि मैं यहाँ पर बनाता हूँ किस किस के बीच में, अभी हमने इससे पहले तो एक्स और वाई एक्स के बीच में देखा, ठीक है ना। अब यदि मैं वाई और जेड एक्सिस बनाता हूँ तो मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरा वाई एक्सिस है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो इधर दूसरी मतलब वाई एक्सिस पर सिग्मा वाई सिग्मा जेड होगा, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई आर एप्सिलॉन जेड, ठीक है। या इलांगेशन हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने बॉडी पर यदि पी फोर्स अप्लाई किया तो ये किस तरह का कर्व मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो फिगर हमने ऊपर देखा है, इलास्टिक बॉडी अप्लाइड ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो ये हमने ये डायग्राम देखा ये वाला, तो ये इस डायग्राम में केवल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। केवल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना तो वाई डायरेक्शन में है ना जेड डायरेक्शन में, ठीक है। डायामीटर विल डिक्रीज आर इंक्रीज, ठीक है ना। मतलब यदि हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इंक्रीज भी हो सकता है ना, ठीक है। तो डिक्रीज जिसका लेटरल स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, हमको नेगेटिव एक्सिस में मिलेगा, ठीक है ना। या तो डिक्रीज होगा तो हमको नेगेटिव मिलेगा, और यदि इंक्रीज होगा तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात करते हैं। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो मतलब उसमें कुछ स्ट्रेसेस तो डेवलप हुआ, ठीक है, पर कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ ही नहीं। मतलब स्ट्रेन उसको क्या हो गया, सीधा सीधा जीरो हो गया। तो स्ट्रेस तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको स्ट्रेस कुछ है, पर स्ट्रेन कुछ हुआ क्या, नहीं, ठीक है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी जब भी वो बोलेगा तो इसका मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज रिजिड बॉडी आर डिफॉर्मेबल बॉडी, स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर व्हेन एवर फोर्स इज अप्लाइड। मतलब उसमें स्ट्रेस तो होगा पर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो फॉर अ डिफॉर्मेबल बॉडी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस बोथ आर देयर, ठीक है। पर जब भी हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, रिजिड बॉडी की,
ठीक है। तो रिजिड बॉडी में केवल क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन जब भी हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं तो हम पूरे इस सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल बॉडी या इलास्टिक बॉडीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस बोथ आर देयर, ठीक है, मतलब दोनों ही होगा। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है हमको, स्टोक्स लॉ 9th या 10th के फिजिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स, यदि मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ तो वो प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन एक्स के, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं एप्सिलॉन वाई सिग्मा वाई बोलूँगा तो वो एप्सिलॉन वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। चलिए अब यदि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात करें, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात करें मतलब उसमें स्ट्रेस है लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट स्ट्रेस है। उसके बाद यदि हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, मतलब वो इलांगेट तो हो रही है पर उसमें जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस है वो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो ही नहीं रही है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी का जब भी ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक है। मतलब ये सिग्मा और ये जो एप्सिलॉन है तो ये इलांगेट तो हो रहा है, ठीक है, ये इसमें स्ट्रेन तो डेवलप हो रहा है पर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट स्ट्रेस आ गया, ठीक है। तो ये बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़। चलिए अब हम नेक्स्ट जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वैसे सारे टॉपिक लगभग आने वाले 2 लेक्चर्स के वो होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सोम, मतलब यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट आते हैं तो ही आप सोम को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिक इक्वेशंस आपको सबको पता ही है वैसे, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको भी 0 करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम या तो कपल बोल दो या मोमेंट बोल दो, ठीक है ना। तो मोमेंट बोलना चाहिए कायदे से। तो समेशन ऑफ सी एक्स इक्वल्स टू 0, इसी तरह से सी वाई इक्वल्स टू 0 और सी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये 3D में बात कर रहा था, पर यदि 3D में बात करेंगे 2D में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड कंडीशन इज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, वो क्या होता है 0, ठीक है। समेशन अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। इसके बाद आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो जो हमने ऊपर देखा वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ही था। मतलब यदि आपने कोई एक फोर्स ले लिया, मे बी यहाँ पर मान लो कि ये कोई एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका ये एंगल है थीटा, तो आप किसके 2 कंपोनेंट लेते थे, कौन से, कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया तो ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसके बाद सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फॉर 2D बॉडीज़, ठीक है, तो प्लेन्स के लिए सेंट्रॉइड होता है, और यदि हम 3D बॉडीज़ या सॉलिड बॉडीज़ के लिए बात करते हैं तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स में तो आता ही आता है, उसके साथ साथ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सोम में बहुत 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 यूज़ होगा, ठीक है। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम थ्योरी ऑफ मशीन में यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड कैलकुलेशन और सपोर्ट रिएक्शन के कैलकुलेशंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एम क्या है हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस डेराइव करेंगे, मतलब मैथमेटिकल फार्मूले डेराइव करेंगे डिफॉर्मेशन के, स्ट्रेन के, स्ट्रेस के, ठीक है, जो कि विच इज़ डेवलप अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। मतलब मे बी लोडिंग कंडीशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कोई सी भी डिफरेंट लोडिंग कंडीशन हो तो उस डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में उसमें डिफॉर्मेशन कितना आया, स्ट्रेस स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो विच इज़ यूजिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इलास्टिक
प्रॉपर्टीज़, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज, शेयर मॉडुलस हो जाता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस हो जाता है। तो इन सब को हम, या इन सब में क्या रिलेशन है, तो इस पूरे सब्जेक्ट में लगभग हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।